जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने मौलिक अधिकारों को कम्प्लीटली देख लिया था। आज हम उससे जुड़े अन्य तत्वों को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मूल अधिकार क्या होते हैं और कौन कौन से अधिकार मूल अधिकारों के अंतर्गत शामिल होते हैं और कौन कौन से मूल अधिकार नहीं होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा मूल अधिकारों के नाम पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं और उसमें उसके बाद भी जेल हो जाती है, क्योंकि हमारी कम अवेयरनेस की वजह से हम भ्रमित हो जाते हैं और ऐसी एक्टिविटी मूल अधिकार समझ के करते हैं जो कि वास्तव में मूल अधिकार नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था समानता का अधिकार, जो कि कहाँ से शुरू होता है आपको याद होगा। नहीं याद होगा तो मैं बता देती हूँ। वैसे ये इजी है तो आपको याद रहेगा। आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से लेके 22 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेके 28 तक, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार ये है 29 और 30 में, संपत्ति का अधिकार जो कि अब मूल अधिकार नहीं है, ये कानूनी अधिकार में शिफ्ट हो गया है 31 में, तो अब ये मूल अधिकार नहीं है। और उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, यानी 30 के बाद हम सीधा 32 को पढ़ते हैं मूल अधिकार के नाम पे। उसके बाद 2005 में आरटीआई जोड़ा गया था, मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी था। आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार, जैसे हमसे कोई गवर्नमेंट फंड लेती है, उसका क्या यूज हुआ ये हम पूछ सकते हैं। वैसे गवर्नमेंट अब सीधे जो मंत्रालय पे क्या खर्च कैसा हुआ ये नहीं पूछ सकते हैं शायद, मतलब इसमें कुछ संशोधन हुआ है तो अब हमको A to Z सारी जानकारी नहीं मिल सकती। लेकिन जैसे मान के चलिए आप कॉलेज में पढ़ते हैं या फिर कोई यूनिवर्सिटी में या स्कूल में पढ़ते हैं, तो जो फंड होता है, फंड अलॉट होता है। एक्चुअली इनको हर साल बजट में कुछ ना कुछ फंड अलॉट होता है कि हमको आपको ये कार्य कराने पड़ेंगे। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में मैं जब तक पढ़ती थी, वहाँ एक तो यूनिवर्सिटी बहुत आउट में है और साथ ही साथ वहाँ रोड वगैरह नहीं थी और एकदम जंगल टाइप वो यूनिवर्सिटी ही जंगल टाइप लगती थी। तो उसमें क्या था, रोड की बहुत जरूरत होती थी हम लोग को। और मैं अप डाउनर थी, बताया मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं अप डाउनर थी, तो हमको पैदल ही जाना होता था। तो मैं तो पैदल जाती थी तो कहीं पत्थर डला कहीं कुछ, तो अनबैलेंस होता था। तो वहाँ पे रोड की बहुत जरूरत थी। तो ये फंड अलॉट होता है कि आप अपने कार्य अपने भी डिपार्टमेंट में डेवलपमेंट के कार्य कराइए। तो डेवलपमेंट के लिए फंड एलोकेट हुआ और हमको वो सुविधाएं नहीं मिल रही, तो आरटीआई लगा के मैं पूछ सकती हूँ कि यहाँ के खर्च के लिए कितना फंड आया, जिसमें से क्या कार्य हुआ क्या नहीं हुआ। तो आरटीआई के थ्रू हम ये जान सकते हैं, या फिर कोई अन्य विभाग की जानकारी ले सकते हैं कि ये काम होना था क्यों नहीं हुआ, सड़क निर्माण होना था क्यों नहीं हो रही, नगर पालिका या नगर निगम से रिलेटेड जो भी जानकारी है, आरटीआई के थ्रू ही हमको अच्छे से बोलने का पूछने का अधिकार मिलता है। सिमिलरली शिक्षा का अधिकार, जब मैं आपको समानता, जब मैं आपको ये स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था 21 के का मैं शिक्षा का अधिकार 2002 में जोड़ा था, जब हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे 86वां संविधान संशोधन करके। आप देख रहे होंगे कि इसको स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो कितना स्वतंत्रता मतलब होता है कि हम लिबरल हैं, मतलब हम हमारे ऊपर कोई भी एट्रोसिटी नहीं कर रहा, हम हर चीज के लिए स्वतंत्र है। तो सोचिए शिक्षा स्वतंत्रता को जन्म देती है, इसलिए इसको स्वतंत्रता के अंतर्गत जोड़ा गया था। अभी देखते हैं मूल अधिकार क्या क्या नहीं है। तो मूल अधिकार हड़ताल होता है, मतलब जो मूल अधिकार नहीं, आप आए दिन देखते होंगे इस डिपार्टमेंट ने हड़ताल कर दी, इस डिपार्टमेंट में बंद है, हड़ताल की वजह से कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो ये हड़ताल होती है। तो आप समझ गए होंगे कि हड़ताल की वजह से वैसे भी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हड़ताल मूल अधिकार में शामिल नहीं है, अतः हमको करनी भी नहीं चाहिए। आपने बैंकों की हड़ताल सुनी होगी, तो बैंक की तो बहुत कम ही हड़ताल होती है, क्योंकि बैंक अगर एक भी दिन कार्य नहीं करेगी तो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा लोगों को। तो बैंकों को तो सख्त मनाही होती है, पर अन्य डिपार्टमेंट में ये सब अभी भी कार्य चलता है। इसलिए आजकल फॉर्म में, जैसे नया रिक्रूटमेंट हो रहा है कोई भी, तो फॉर्म में फिल करा दिया जाता है कि आप अगर कोई भी अनुचित कार्यवाही करते हुए पाए गए तो हम आपकी जॉब को रद्द कर देंगे। तो इसमें हड़ताल भी शामिल करा, एक पॉइंट मेंशन है जिसको अपन को ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। ऑप्ट आउट मतलब होता है उसको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हड़ताल तो अच्छी चीज नहीं है। मेरी यूनिवर्सिटी में भी कई बार हड़ताल होती थी, मैं कोई भी कार्य कराने जाती थी
तो हड़ताल हो गई, उसकी वजह से मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता था और काम होता नहीं था। चक्का जाम, तो आपने एक मूवी है विलन मूवी, सॉरी विलन नहीं, नायक मूवी, तो अनिल कपूर जिसमें होते हैं, एक दिन के सीएम बनाए जाते हैं, तो उसमें चक्का जाम वाला आपने बहुत बड़ा सीन देखा होगा, जिसको अनिल कपूर ने पूरा कवर किया था। उसके बाद वो एक दिन के सीएम बनते हैं, तो आप देखे होंगे कितना बड़ा लॉस होता है। मेरा एक कंपटीशन था, एक्चुअली मैं योग के ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स में भी पार्टिसिपेट की थी। तो एक बार मेरा कंपटीशन था सोनीपत में। उसी टाइम आपने सुना होगा कि 2017 के आसपास, 16-17 के आसपास हरियाणा में जाट आंदोलन हुआ था। तो उसी समय मेरा कंपटीशन था, क्योंकि जाट आंदोलन हरियाणा में हुआ था, सोनीपत भी हरियाणा में था। तो उसकी वजह से बहुत सारी जगह पे आग लगा दी गई थी, बसों को जला दिया गया था, बहुत सारी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया गया था। तो उसकी वजह से भी बहुत चक्का जाम वगैरह की भी स्थिति देखने को मिली थी। तो ये चक्का जाम बुरी बात होती है, क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जो सभी लोग यूज करते हो और जिसका पैसा अल्टीमेटली हम ही देते हैं टैक्स के रूप में। तो लोगों को सोचना चाहिए कि जो पैसा हम खुद ही दे रहे हैं इतना कमा के, जो मतलब हम अपने घर की भरपाई अच्छे से नहीं कर पाते, फिर भी हमको टैक्स देना होता है, उसके बाद भी हम ये सब एक्टिविटी करके उसको नष्ट करते हैं। तो इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि उस नष्ट को फिर से जब सरकार दोबारा रिफॉर्म कराएगी, फिर से बनाएगी, तो वो फिर पैसे अलॉट होंगे और वो अल्टीमेटली फिर हमारी जेब से जाएंगे। तो बेटर है कि उसी चीज में फिर से रिफॉर्म ना होके दूसरी चीज में उस पैसे को लगाया जाए। तो उस पैसे को दूसरी चीज में तभी लगा पाएंगे जब ये एक्टिविटीज ना हो, तो अच्छा यूज नहीं हो पाता इन सब एक्टिविटीज की वजह से। अनिवार्य रोजगार, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा छिड़ा हुआ है आज की स्थिति में, क्योंकि हमारे घर पे रोजगार के वादे देके चुनाव जीत के और आगे कुछ नहीं होता है। जैसे मैं एमपी पीएससी की बात करूं तो 2019 की पीएससी जिसका मेंस हो गया था और इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला था, बट नहीं हुआ ये आरक्षण के मामले को लेके। तो ये अनिवार्य रोजगार, वैसे तो सरकार की देयता नहीं होती है, लायबिलिटी नहीं बनती है इसकी कि हम अनिवार्य रोजगार दें, मगर जो पद खाली है उनको भराना ये सरकारों का कर्तव्य होता है, क्योंकि सरकार का अल्टीमेटली कर्तव्य होता है कि देश को सुचारू रूप से चलाए, नई नई पॉलिसीज बनाए। पर अनिवार्य रोजगार इनका मुद्दा नहीं होता है, मगर इनको ये सोचना चाहिए कि जो चीजें नेसेसरी होती हैं उनको फुलफिल करा दिया जाए। तो अगर ऐसा है, मान के चलिए किसी विभाग में 200 पद हैं, तो 200 इनका फुल होना चाहिए। इसके अलावा, और क्योंकि हमारे इधर तो 138 लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या है, तो हर किसी को रोजगार देना ये नहीं करा पाएंगे। तो ये तो ठीक है, इसलिए अनिवार्य रोजगार को मूल अधिकार में शामिल नहीं किया गया है, मगर जितनी लायबिलिटी होनी चाहिए उतना इनको कराना चाहिए। ठीक है, अभी देखते हैं मताधिकार। मताधिकार भी मूल अधिकार नहीं होता है, बट हमको फिर भी अवेयर कराया जाता है कि आप वोट डालने जाइए। तो ये क्यों कराया जाता है? क्योंकि ये हमारा राजनैतिक अधिकार होता है। अगर हम इसको नहीं माने तो भी कुछ नहीं होगा, बट हमारे देश के, हमारे क्षेत्र के और हमारे डेवलपमेंट के लिए हमें मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। ये ठीक उसी तरह है जैसे अनिवार्य रोजगार, जो कि मूल अधिकार नहीं है बट हमको मिलना चाहिए। तो मताधिकार भी मूल अधिकार नहीं है बट हमको देना चाहिए। तो अभी देखते हैं आवास। तो ये जो आवास है ये भी मूल अधिकार नहीं है। मान के चलिए मेरे पास घर ही नहीं है रहने के लिए, तो उस कंडीशन में मैं इधर रहूंगी उधर रहूंगी, तो ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो हमको आवास देती फिरती रहे, या फिर ढूंढे कि अब इनके पास आवास नहीं है, इनके पास है। बट सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये मूल अधिकार नहीं है, बट हर किसी के लिए घर एक जरूरत होती है। जैसे 3 जरूरतें सुनी होगी, रोटी, कपड़ा और मकान। तो मकान को, इस 3 बेसिक जरूरत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बेशक मूल अधिकार नहीं है, बट हम इसको मूल अधिकार से कम नहीं समझते हैं। अतः सरकार ऐसा प्रयास करे कि हर व्यक्ति को घर प्रदान किया जाए। तो आपने देखा होगा इंदिरा आवास योजना चलती थी पहले, जब कांग्रेस का शासन था। जब बीजेपी का शासन आया तो अटल आवास योजना चालू कर दी गई। तो जैसे जैसे ये सरकारें बदलती हैं, ये नाम भी बदल जाते हैं, पर पर्पस इनका सेम ही होता है। तो वर्तमान में पीएम आवास योजना चल रही है, जो कि आवास प्रदान करती है, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा
कि ये मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। आप जब भी देखेंगे आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, स्पेशली पीसीएस जैसे एग्जाम में, पीएससी, यूपीएससी और पीसीएस। और एक और इनसे क्वेश्चन किया गया है कि ऐसे कौन से अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं। ये स्पेशली मैं यूपीएससी का बोलूंगी। यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी 2-3 साल पुराने आप पेपर देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कि ऐसे कौन से अधिकार हैं जो केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। तो ये क्यों प्राप्त है केवल भारतीयों को? इसके अलावा वाले जो आर्टिकल है वो क्या विदेशियों को भी प्राप्त है? तो हाँ, वो विदेशियों को प्राप्त है, जबकि वो भारत में घूमने भ्रमण करने आए होते हैं। लेकिन ये वाले क्यों नहीं है प्राप्त? तो इनके पीछे क्या कारण है ये देखते हैं। आर्टिकल 15 कहता है, आपको याद होगा, मैं आपको बता चुकी हूँ कि 5 आधारों पे किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं: जाति, धर्म, वंश, लिंग और जन्म स्थान। तो विदेशी आके बोल सकता है कि हम अमेरिका से हैं, आपने कहा जन्म स्थान के आधार पे हमसे भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि इन लोग से टिकट जो है, जैसे भारत की कोई भी धरोहर है, मान के चलिए हम्पी, तो हमारे लिए मान के चलिए हम्पी में 200 रुपये टिकट है और विदेशियों के लिए 2000 रुपये टिकट है। तो ये ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि आप बोले थे कि जन्म स्थान के आधार पे हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे और आप हमको 2000 में टिकट दे रहे हैं, आप भारतीयों को 200 में, तो इससे हमारे देश को लॉस होगा। तो ये अनुचित फायदा उठा सकते हैं विदेशी लोग, इसलिए बोल दिया गया है कि आर्टिकल 15 विदेशियों पे लागू नहीं होगा। अब आर्टिकल 16 देख लेते हैं। 16 भी यही है, इसमें बोला जाता है कि लोक नियोजन में समानता। अब अमेरिका का कोई बंदा जो कि एकदम बेरोजगार है, पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, एकदम डब्बू टाइप से मान के चलिए, तो वो आके बोलेगा कि आपने बोला है कि लोक नियोजन में समानता, अतः हमको भी आप यहाँ पे नौकरी दीजिए। और आर्टिकल 15 भी कहता है कि हम जन्म स्थान के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेंगे, लिंग के आधार पे नहीं करेंगे। तो इससे वो अपनी मतलब सरकारी नौकरी पे दावेदारी ठोक सकता है। तो पहले ही मना कर दिया गया है कि ये केवल भारतीयों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए। आर्टिकल 19 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभी मान के चलिए कोई अमेरिका से आता है और बोलता है कि हाँ, जो मतलब मान के चलिए वहाँ ईसाई धर्म की अधिकता है, बोलेगा कि हम ईसाई हैं, और वहाँ पे रंग भेद की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे भारत में देखा जाए तो ऊंची जात नीची जात का इशू बहुत गरमाया रहता है, वैसे ही वहाँ पे ब्लैक और वाइट के मतलब उसमें वो करते हैं, वाइट और ब्लैक इनको टारगेट लेके इनमें भेदभाव किया जाता है। तो आर्टिकल 19 के थ्रू बोलने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, घूमने विचरण करने की। तो अमेरिका का कोई गोरा व्यक्ति आके बोले कि व्हाइट मैन अच्छे होते हैं, व्हाइट मैन इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, ऐसा कुछ बोले। और आपने देखा होगा कि इंडिया में हमारे इधर या तो सांवले ज्यादा पाए जाएंगे, काले भी रहते हैं, गोरे भी रहते हैं, बट उस लेवल पे गोरे नहीं रहते हैं, मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत ही अजीब गोरे रहते हैं। इंडिया के बाहर, जो भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर आप जाएंगे तो बहुत अजीब तरीके के गोरे लोग मिलते हैं। तो वो आके बोलेगा कि हमारा धर्म अच्छा है, अपनाइए इसको, व्हाइट मैन अच्छे होते हैं, ब्लैक से आप नफरत कीजिए, जैसे अमेरिका में चलता है। तो इसके द्वारा भी अनुचित लाभ उठा सकते हैं वो लोग, इसलिए आर्टिकल 19 बोला गया कि केवल भारतीयों को ही प्राप्त होगा। अब आर्टिकल 29 और 30 मैंने आपको बताया था शिक्षा और संस्कृति के अधिकार के आधार पे, ये मुख्यतः अल्पसंख्यक को दिया जाने वाला अधिकार है। तो अल्पसंख्यक मतलब मैंने आपको कुछ पैरामीटर्स बताए थे कि धर्म के आधार पे अलग हो सकते हैं या संस्कृति के आधार पे। तो अमेरिकन कल्चर बहुत ही अलग है, वो संस्कृति के आधार पे जब भी इधर आएंगे तो अल्पसंख्यक में काउंट किए जाएंगे। तो अल्पसंख्यक होने के नाते वो इन दोनों आर्टिकल पे अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं, तो इसका भी वो बहुत अनुचित फायदा उठा सकते हैं। तो ऐसे जो भी अधिकार जिनकी वजह से भारत के नागरिकों को प्रॉब्लम होगी, तो उन अधिकारों को विदेशी नागरिकों के संबंध में बैन कर दिया गया है। तो आई होप आप समझे होंगे कि मूल अधिकार क्या क्या, कौन से अधिकार हैं, मूल अधिकार कौन से नहीं है। अब ये संपत्ति भी मैं इधर पे लिख देती हूँ।
ये कानूनी अधिकार बन गया है। जहाँ से हटा देती हूँ, आप देख लीजिए, एक बार इसको पढ़ लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ अन्य तथ्यों की या फिर प्रीवियस ईयर की, साथ ही साथ मैं इसका रिवीजन करा दूंगी, आपको एकदम फिंगर टिप पे याद हो जाएंगे। मैं आर्टिकल नंबर बोलूंगी, आप पूरा आर्टिकल बोल पाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।